कश्मीर में पहली बार होने जा रहे जिला विकास परिषद चुनावों को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। ब्लॉक सुचेतगढ़ की बात करें तो सभी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं और सभी उम्मीदवार लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार, जो किसान नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि वह किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं और अपनी बात किस तरह लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, किन मुद्दों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार चुनाव मैदान में उतरी है? शुक्रिया सर। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनावों में उतरती है, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो। लेकिन हमारा सुचेतगढ़ जो विधानसभा इलाका है, इसकी बदकिस्मती ये है कि लोगों ने इसको मिनिस्टर दिए, एमपी दिए, बहुत सारे कद्दावर नेता दिए, लेकिन आज वहीं का वहीं खड़ा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछली बार 2 बार विधायक रहे चौधरी साहब और 1 बार कैबिनेट का मंत्री रहे। सबसे बड़े विभाग होने के पीएचई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, तवी कंट्रोल, तो आज ट्यूबलों की हालत देखिए, आज नहरों की हालत देखिए। आप चले जाइए, टेलेंट के आगे पानी नहीं आया पिछले 10 साल से। किसान मर रहा है, बिजली नहीं आती है। जब भी जहां धान की फसल होती है, बिजली तक नहीं आती है। तो किसान तो हमेशा पिस रहा है। किसान अन्नदाता है। आप देख रहे हैं कितने मुद्दे हैं किसान के, और ऊपर से इन्होंने एक हथौड़ा चला दिया, जो नए 3 कानून हमारे ऊपर थोप दिए। क्योंकि जो लोग किसानी की बात करते हैं, कुछ लोग नेता जम्मू से आकर भी किसान बने हैं यहाँ, जिनको शायद रब्बी गरीब का पता नहीं होगा, सिर्फ वो लोगों से पूछकर ही पता होता है। तो हम तो इस जमीन से जुड़े हैं, आरसपुरा की, सुचेतगढ़ की जमीन से जुड़े हैं। तो किसानी का मतलब ये नहीं होता कि किसी की किसान जो खेती करता है वो देखा जाए, जो खुद करते हैं वो किसान होते हैं। तो मुद्दे बहुत हैं। आज हाहाकार है पूरे इलाके में। आप देखिए, सिर्फ ठेकेदार को बनाया गया, सिर्फ इलाके में टाइलें बेची गई और कोई काम नहीं हुआ। अगर आप मेरे सुचेतगढ़ हल्के में देखिए कि कितने 21 पंचायतें हैं, कहीं पर भी जाकर आप किसी को भी पूछ लीजिए, सिर्फ एक ही मुद्दा मिलेगा। इनका फंडा होता है हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। बेरोजगारी इस दर पर पहुंच गई। आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी कितनी है। कितने जुबा जो है वो आज 4G को तरस रहे हैं। आपने डिजिटल इंडिया कहा था, लेकिन 2G चल रहा है। मुझे बताइए, ये इस इलाके में कौन सी मिलिटेंसी है? जम्मू में कहां मिलिटेंसी है? बिजनेस वाला भी रो रहा है, छोटे उद्योग वाला रो रहा है, किसान मर रहा है। यहां बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि पूरा जुआ सड़कों पर है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं है। इनके कान से जू नहीं रेंग रही है। मैं यहाँ का जो विधायक था, अब वो भी डीडीसी की इलेक्शन लड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आती। लोगों ने कर्नल बनाया और सिपाही की तरफ बढ़ रहा है। वो कहता मुझे फिर सिपाही बनाइए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने अपनी पद की गरिमा भी नहीं रखी। लोगों ने कहां तक पहुंचा दिया, लेकिन इन्होंने अपने पद की गरिमा भी नहीं रखी। और इतना बुरा हाल है यहां पूरे 10 साल पानी नहीं आया नहरों में। विकास क्या हुआ है मुझे आज तक पता नहीं चला। विकास किसके घर का हुआ है? लोगों को खूब पता है किस किस के घर का विकास हुआ है। सर, दूसरा, आप लगातार किसानों के मुद्दे भी उठाते रहे हैं। बात अगर सुचेतगढ़ की करें तो जहां की बासमती काफी मशहूर है। किसानों का लगातार कहना होता है कि उन्हें बासमती के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। इसे लेकर सर किस तरह देखते हो आप, और कितने दाम होने चाहिए ताकि किसानों को इसका फायदा मिल सके? सर, किसान दाम क्यों नहीं मांगेगा? आप ये मुझे बताइए कि किसान, सोन जी आप मुझे बताइए कि किसान मर रहा है, दाम नहीं मिल रहे, दाम क्यों नहीं मांगेगा? आज पेस्टिसाइड कितना महंगा हो गया, यूरिया डीएपी कितना महंगा हो गया। आप कल्टीवेट कराते हैं, ट्रैक्टराइज कराते हैं, वो कितना महंगा हो गया। डीजल का रेट, इस देश की ये विडंबना पहली बार हुई है कि डीजल का रेट पेट्रोल से बढ़ गया। डीजल का रेट पेट्रोल से बढ़ गया। अब बताइए, किसान डीजल के ऊपर चलता है। इन्होंने कॉर्पोरेटरों के साथ मिलकर डीजल को भी बढ़ा दिया। पूरी दुनिया में डीजल सस्ता हो रहा है, हमारे जहां महंगा हो रहा है पूरे देश में। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 3000 पर कनाल
हमारा खर्चा आता है। अब देखो कितना 6,000 6,500 जो आता हमारे पास मजदूर बिहार से, यूपी से, वो ले रहा है। तो इनको पता नहीं चलता कि क्या करना है। अब ये जितनी भी स्कीमें बनाते हैं दिल्ली से बनकर आती है या यहाँ जो एसी रूम है उसमें बनाते हैं, किसान को कोई नहीं पूछ रहा। दाम तो अब हमारा क्या हुआ कि हमारा खर्चा हुआ 3,000 रुपया, तो बासमती का रेट आज 4,000 रुपया है। तो जिसकी एक क्विंटल आई एक कनाल से, तो उसका रेट क्या हुआ? वो तो खुद अपने पास से पैसे डाल के किसानी चला रहा है। तो पूरे दुनिया को खिलाने वाला किसान शायद ही कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद भूखा सोएगा रात को। ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और ये शहरी लोग जो है ना, जो हमारा बटर खाते हैं, जो वहां पर जितनी भी चीजें बनती है ये किसान की उगाई हुई बनती है। ये इतना बेफिक्रमंद ना रहे कि इनको कुछ नहीं होगा। नामांकन पत्र दाखिल किया उस दिन भी आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कहा कि वर्ष 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने ही भर्ती की थी, उसके बाद कोई ऐसी भर्ती नहीं हुई जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। इसके लिए सर क्या फोकस रहेगा आपका और आपकी पार्टी का? सर मैं आपको बताऊं, 96 में हमारी हुकूमत थी, तो फारूक साहब हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे। तो हम हमारी बीजेपी के साथ वहां अलायंस था। हमारा चीफ मिनिस्टर साहब जो बाद में रहा है उमर अब्दुल्ला जी, वो वहां मिनिस्टर थे। तो हमने रिक्वेस्ट की, पूरे यूथ जितने लीडर थे हम, तो उन्होंने कहा कि ये भर्ती होनी चाहिए, भर्ती की ड्राइव होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, आप बेहतर जानते हैं कि रिमोट कंट्रोल में ज्यादा भर्ती होती है, पहाड़ी इलाकों में होती है, दूर दराज के इलाकों में होती है। तो हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने भर्ती की। यहाँ चौधरी चूनीलाल था एमएलए, महरूम चौधरी चूनीलाल स्वर्गीय, वो था यहाँ एमएलए। तो भर्ती हुई, पूरे बॉर्डर के लोगों की ड्राइव हुई। तो मैं कहता हूं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी तो यहाँ भर्ती हुई थी पुलिस की। क्या इनकी हुकूमत दिल्ली में भी है, इनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर में भी है, जहां 4 कंपनियां खड़ी हो सकती थी। तो मेरे सुचेतगढ़ और आसपुरा में कितने लोग बेरोजगार होंगे? मैं आपको बताऊं, सीआईएसएफ की भर्ती हो सकती थी, क्योंकि होम मिनिस्टर इनका है। तो यहाँ बीएसएफ की भर्ती हो सकती थी। जहां उसके बाद आप लीजिए कि कितने पुलिस की भर्ती हो सकती थी। तो इन्होंने किया क्या है? उस मुद्दे पर तो आते नहीं है ये। उस विकास के मुद्दे पर तो ये इलेक्शन लड़ते नहीं है। अब और भी कैंडिडेट आ रहे हैं जिन्होंने जहां बहुत बड़े मंदिर में जो लोकतंत्र का मंदिर होता है वहां रहे हैं, तो अब वो भी डीडीसी के इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सभी मेरे भाई हैं। हम तो पॉजिटिव चलते हैं सियासत में मुद्दे होते हैं, किसी के ऊपर बार नहीं होता, किसी पर्सनल जिंदगी लाइफ में कोई हम नहीं इंटरफेयर करते। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये एमपी होकर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी ने 3-3 4-4 बार लड़ी है। तो आप एमपी होकर कुछ नहीं कर पाए, आप कैबिनेट का मंत्री होकर इस सुचेतगढ़ के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो भाई मुझे देखिए मेंबर बन के क्या करेंगे आप? सर एमसी का मुकाबला किसके साथ है, किस पार्टी के साथ है सुचेतगढ़ में खासकर? पूरे इलाके में मुझे लगता नहीं है कि किसी के साथ हमारा मुकाबला होगा। यहाँ तो इनकी मीटिंगा होनी, मुझे लगता नहीं मीटिंगा लोग करवाएंगे। गांव में जाएंगे, इन्होंने अपने प्यादे रखे हैं, वो ही जा रहे हैं, वो समझा रहे हैं यार मीटिंग होने दो। यहाँ इनका इतना बुरा हाल है। ये तो 22 तारीख को जब रिजल्ट आएगा फिर पता चलेगा। ये जो घर बैठे कहते थे हमें ही वोट देने हैं, लोगों ने किसको वोट देने हैं। अब लोग जागृत हो गया, वोट जो है ना वो जागृत हो गया है। अब वो वोट नहीं रहा है जो पहले होते थे ना, एक गांव में आता था कहता था इसको वोट देना, सारा गांव उसकी तरफ चला जाता था। अब हर घर की समस्या है, हर युवा की समस्या है। 2G के साथ यहाँ पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ाई होगी सोन जी, आप मुझे बताइए। यहाँ इलाके में अगर हम आगे चले जाते हैं किसी नेकवाली में, तो वहां तो फोन ही नहीं मिलता, हमारा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पूरे दुनिया से। तो मैं कहता हूं कि बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ जो कुछ भी नहीं ये कर पाए, बड़े बड़े ओहदों पर रहकर। अब मेंबर बन के क्या करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आती है। तो अंत में आप ब्लॉक सुचेतगढ़ के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? मैं ब्लॉक सुचेतगढ़ के जो युवा वोटर हैं, जो अपना वुमेन वोटर हैं, जो बुजुर्ग वोटर हैं, मैं उनसे अपील करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इनके बहकावे में मत आइए, क्योंकि ये हमेशा की तरह फिर आएंगे
कपड़े पहन के जोगियों वाले और कहेंगे हिंदू खतरे में है, जहां ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अब होगा जो इन्होंने किया है, क्योंकि अब बिहार से भी आकर लोग इलेक्शन लड़ेंगे, अब गुजरात से भी आकर जमीन खरीदी जाएगी। पहले इन्होंने देखो, पहले इन्होंने क्या किया था, स्टेट साइड खत्म कर दिया, डोमिसाइल लाओ, अब डोमिसाइल भी खत्म कर दिया। अब क्या कहते हैं, एक आधार कार्ड चाहिए आपको जमीन खरीदने के लिए। मतलब पूरी स्टेट सेल पर लगा दी है इन लोगों ने। मैं फिर अपील करना चाहता हूं कि इनके बहकावे में मत आइए और इनको शब्द सिखाइए। जो ये परमात्मा बन बैठे हैं ना, रब बन बैठे हैं, ये कहते हैं कि हमें वोट लोग देंगे। कितने कितने लोग कहते हैं बीजेपी के, हमें ही वोट देंगे। मैं कहते हैं इनको सब सिखाइए। जो बार बार आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, चाहे वो 3-3 4-4 बार इलेक्शन लड़े हैं, मत बहकावे में आइए। आप नया चेहरा लाइए, आपको पता चल जाएगा कि विकास क्या होता है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नरेश बिट्टू जी। जेके खबर 9 के लिए मैं सोहन चौधरी, मेरे साथ नरेश कुमार।